गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन इस वीडियो के माध्यम से नगर पालिका अधिनियम 2009 को आगे बढ़ाएंगे। अपन 12वें अध्याय में नगर पालिका की शक्तियों और अपराधवादी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मैंने धारा 220 तक आपके साथ चर्चा कर ली थी। धारा 221 से आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में होकर पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति। देखो, परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति। दूसरों की जमीन के ऊपर से अपने को पाइप लगाने या कोई नाली रखने की शक्ति के बारे में धारा 221 में बताया गया है। इससे पहले देखो, अपन ने जो डिस्कस किया है वो देखिए, रेलवे मामले और प्रशासन को सूचित करने आदि के बारे में अपन ने चर्चाएं की थी। तो यहाँ देखिए, इस संबंध में आप जो देखेंगे, प्रावधान क्या है। इस धारा में दो शब्द महत्वपूर्ण है। एक तो परिसर का स्वामी और दूसरा स्थावर संपत्ति का स्वामी। स्थावर संपत्ति का स्वामी, ये दो शब्द हैं इसमें, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप पढ़ेंगे आप। परिसर का स्वामी कौन है? परिसर का स्वामी वह होता है जिसके परिसर के लिए जल निकासी करनी है। जैसे ये यहाँ दो व्यक्ति हैं पड़ोसी, इस भवन का पानी इधर ड्रेन करना है अपने को, तो ये जो परिसर है इसका स्वामी परिसर का स्वामी कहलाएगा। और दूसरा जो स्थावर संपत्ति का स्वामी, जिसकी जमीन के ऊपर से नाली निकालनी है, ये स्थावर संपत्ति का स्वामी है। तो परिसर का स्वामी कौन होगा? जिसके परिसर से पानी की निकासी होनी है, और स्थावर संपत्ति का स्वामी जिसकी भूमि से होकर पानी की निकासी करनी है। ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। तो देखो, परिसर का स्वामी वह होता है जिसके परिसर की जल निकासी के लिए पाइप लाइन आदि की आवश्यकता होती है, तथा स्थावर संपत्ति का स्वामी वह होता है जिसकी भूमि से होकर ऐसी नाली को ले जाना होता है। तो पहली बात तो परिसर का स्वामी और स्थावर संपत्ति का स्वामी जो है, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो क्या है, यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ये प्रतीत होता है कि किसी भी परिसर के जल निकास का एकमात्र या सर्वाधिक सुविधापूर्ण माध्यम अन्य व्यक्तियों की स्थावर अचल संपत्ति के ऊपर से या उसके नीचे से या साथ साथ या उसके आर पार नाली ले जाना है। देखो, पहली बात तो ये किसका समाधान होना चाहिए, किसको प्रतीत होना चाहिए? यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ये लगता है कि किसी परिसर के स्वामी या किसी परिसर से जल की निकासी किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति के ऊपर से, ये देखो, या तो वो जल निकासी का एकमात्र साधन ये है कि पड़ोसी की स्थावर संपत्ति या भूमि से नाली ले जाई जाए, या सर्वाधिक सुविधापूर्ण माध्यम वही है, मतलब उससे ज़्यादा सुविधापूर्ण कोई और नहीं है। तो या तो एकमात्र रास्ता दूसरे की ज़मीन से नाली ले जाना हो, या सर्वाधिक सुविधापूर्ण माध्यम हो कि अन्य व्यक्तियों की स्थावर संपत्ति की या तो ऊपर से या उसके नीचे से अंडरग्राउंड या उसके साथ साथ बगल से पाइपलाइन या नाली ले जाना है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, देखो पहली बात तो किसी दूसरे की स्थावर संपत्ति से जल निकासी के लिए परमिशन देने का पावर किसके पास है? तो देखिए, ये पावर है मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। ये कब कर सकता है? जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ये लगे कि या तो उस परिसर से जल निकासी का एकमात्र तरीका ही है या फिर सर्वाधिक सुविधापूर्ण तरीका है। द्वारा साथ ही परिसर के स्वामी को ऐसी स्थावर संपत्ति के ऊपर से पाइप या नाली आदि ले जाने को प्राधिकृत कर सकेगा। तो देखो, परमिशन देने का पावर किसको है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी को है। कब दे सकता है? जब या तो एकमात्र तरीका हो कि उसके ऊपर से ले जाया जाए, या सर्वाधिक सुविधापूर्ण तरीका हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी देखिए, ऐसा आदेश देने से पहले मुख्य नगरपालिका अधिकारी को क्या करना पड़ेगा? तो देखो, ऐसा आदेश देने से पहले मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस स्थावर संपत्ति को ये दर्शित करने के लिए एक युक्त समय का अवसर प्रदान करेगा कि ऐसी स्थावर संपत्ति के स्वामी का ये मानना है कि आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। तो देखो, जिस व्यक्ति की भूमि से नाली ले जाने का आदेश मुख्य नगरपालिका अधिकारी देना चाहता है, तो पहले उस स्थावर संपत्ति के स्वामी को नगरपालिका अधिकारी जो है वो सूचना देगा कि आपकी भूमि की स्थावर संपत्ति के ऊपर से नाली ले जाई जाएगी, और यदि आपको किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप उस कारण को बताएंगे कि इस कारण से आपकी भूमि के ऊपर से नाली नहीं ले जानी चाहिए।
तो उसका युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। पहले तो युक्तियुक्त अवसर दिया जाने के बाद पहले सूचित किया जाएगा, फिर युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा कि वो स्थावर संपत्ति का मालिक जो है वो उस कारण को मुख्य नगर पालिका अधिकारी के सामने पेश कर सके, जिसकी वजह से उसकी भूमि के ऊपर से या स्थावर संपत्ति के ऊपर से नाली नहीं ले जाई जाए। फिर देखो, इस प्रकार स्थावर संपत्ति के ऊपर से या नीचे से या उसके साथ साथ या उसके आर पार या उसकी किसी पाइपलाइन से कोई व्यवस्था की जाती है तो उस परिसर के स्वामी के पास उपयोक्ता मतलब यूजर के अधिकार के अलावा और कोई अधिकार अर्जित नहीं होगा। तो देखो, जिस व्यक्ति के परिसर से जल निकासी के लिए कोई पाइपलाइन वगैरह या नाली वगैरह किसी स्थावर संपत्ति के मालिक की संपत्ति के ऊपर से यदि पाइपलाइन वगैरह ले जाने की या नाली की अनुमति दी जाती है तो केवल उस जल निकासी का अधिकार ही उसको प्राप्त होगा और कोई अधिकार उसे प्राप्त नहीं होगा। केवल जल निकासी का अधिकार प्राप्त होगा उसे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि इस प्रकार आदेश दिए जाने के बाद किसी स्थावर संपत्ति का स्वामी ऐसा नहीं करने देता है। देखो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आदेश दे दिया कि किसी व्यक्ति की स्थावर संपत्ति के ऊपर से नाली बनाई जाए, फिर भी वो आदमी अगर नाली वगैरह नहीं बनाने देता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या कर सकता है? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा? अपने सहायकों और कर्मचारियों के साथ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच स्थावर संपत्ति में किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा। तो देखो, अगर किसी परिसर के स्वामी को नाली वगैरह बनाने की अनुमति नहीं देता है स्थावर संपत्ति का मालिक, तो ऐसी सिचुएशन में अपने सहायक कर्मचारियों सहित सूर्योदय से सूर्यास्त तक कौन प्रवेश कर सकता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस भूमि के ऊपर प्रवेश करके ऐसा करवा सकता है। फिर देखिए, ऐसी पाइप या नाली ले जाते समय यथासंभव ये प्रयास किया जाएगा कि स्थावर संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो जिस व्यक्ति की संपत्ति के ऊपर से या स्थावर संपत्ति के ऊपर से कोई पाइप या नाली वगैरह ले जाई जाएगी तो सबसे पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि उस स्थावर संपत्ति या परिसर के स्वामी को कम से कम नुकसान पहुंचना चाहिए। तथा साथ में जो परिसर का स्वामी का मतलब वो व्यक्ति जो अपनी जल निकासी के लिए नाली बना रहा है उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इसमें। तो जो नाली बनाने वाला व्यक्ति है या जिसके परिसर से जल निकासी के लिए नाली या पाइप की व्यवस्था की जाती है वो क्या ध्यान रखेगा? कम से कम समय में पाइपलाइन रखवाएगा या नाली बनवाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस नाली को बनवाएगा। दूसरा, ऐसी नाली या पाइप लाइन ले जाने के दौरान यदि किसी प्रकार की तो ऐसी नाली या पाइप ले जाने के दौरान कोई खुदाई करवाता है या स्थावर संपत्ति के किसी प्रकार की तुड़ाई करवाता है या किसी निर्माण को हटाता है तो जैसे ही भूमि नाली या पाइप लाइन सेट हो जाएगी उसके तुरंत बाद उस गड्ढे का भराव करवाएगा। तुड़वाया तो उसको वापस पुनर्निर्माण करवाएगा और इसका पूरा खर्चा वो आदमी देगा जो अपने परिसर की जल निकासी के लिए या परिसर का स्वामी जो है अपनी जल निकासी के लिए नाली बनवा रहा है। तो जिसके लिए नाली बनाई जा रही है वो इसका खर्चा देगा। फिर देखिए, यदि ऐसी पाइपलाइन लगाने या नाली बिछाने से किसी व्यक्ति का कोई नुकसान होता है, मतलब ऐसी पाइपलाइन या नाली बनाने से किसी व्यक्ति का नुकसान होता है। किसी व्यक्ति का मतलब ये उन दो के अलावा तीसरा है, अन्य व्यक्ति हो गया। मतलब परिसर का स्वामी और स्थावर संपत्ति के स्वामी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का यदि कोई नुकसान होता है या हानि होती है तो ऐसी स्थावर संपत्ति का स्वामी उसे प्रतिकर प्रदान करेगा। स्थावर संपत्ति का स्वामी मतलब जिसके परिसर से वो लाइन जा रही है। फिर देखिए, यदि ऐसी नाली या पाइपलाइन बिछाते समय उस स्थावर संपत्ति पर कोई भवन आदि निर्मित नहीं है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि ये दो पड़ोसी हैं, इसके परिसर से जल निकासी ले जानी है। तो यहाँ अगर निर्माण है और किसी प्रकार का निर्माण तोड़ा जाता है पाइपलाइन के लिए तो निर्माण का खर्चा वो देगा। और यदि ये खाली भूमि है और उसके ऊपर से या इसके साथ साथ या इसके अंडरग्राउंड कोई नाली ले जाती है तो क्या प्रावधान है? ये पहले निर्मित भवन की बात थी। अब यदि जगह खाली पड़ी है तो देखो, संपत्ति पर कोई भवन आदि निर्मित नहीं है तथा ये पाइपलाइन या नाली लगाने के पश्चात उस स्थावर संपत्ति का कोई भवन निर्माण करना चाहता है। देखो, अंडरग्राउंड नाली दे दी, फिर ये आदमी यहाँ मकान बनाना चाहता है अपने खाली प्लॉट के ऊपर, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नोटिस द्वारा परिसर के स्वामी को उस पाइपलाइन या नाली को उस रीति से बंद करने या मोड़ने, तो जब ये यहाँ निर्माण करेगा तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी इस परिसर के स्वामी को जिसकी जल निकासी के लिए नाली बनी है उसको आदेश देगा। कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। क्या कहेगा
कि या तो इस नाली को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अभी आदमी खुदाई करके यहाँ निर्माण करेगा, तो या तो इस नाली को बंद कर दे या उसे हटा दे या कहीं अन्यत्र मोड़ दे, कहीं इधर दूसरी डायरेक्शन में कुछ मोड़ दे, ऐसी अपेक्षा करेगा। तथा इस दौरान भी यदि किसी प्रकार की विकृति या खुदाई करनी पड़ती है, मतलब वापस जब ये निर्माण करेगा तो किसी प्रकार की खुदाई तुड़ाई करनी पड़ती है, तो उसे पूर्व स्थिति में लाने का आदेश जारी करेगा। मतलब जो भी इस नाली को मॉडिफाई करने में व्यवस्था या खर्चा लगेगा वो इसी को करना पड़ेगा। फिर देखिए, लेकिन इसमें क्या है खास बात, यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में, देखो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में कब, जब ये भवन खाली, ये प्लॉट खाली पड़ा था, नाली पहले बन गई फिर निर्माण किया जा रहा है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में क्या है, अधिकारी की राय में इस प्रकार प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए उस नाली या पाइपलाइन को बंद करना, हटाना या मोड़ना जरूरी नहीं है, तो वो उसे हटाने का आदेश नहीं देगा। तो देखो इस लाइन को, इस पाइपलाइन को या नाली को हटाने का आदेश मुख्य नगरपालिका अधिकारी तभी देगा जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में ऐसा करना अनिवार्य हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, ये सेक्शन 221 मैंने आपको बताया है, तो 21 के बारे में ये सारी बातें किसी दूसरे व्यक्ति, तो देखो ये पूरी बातें आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि किसी दूसरे स्वामी की भूमि से होकर या किसी दूसरे की भूमि से होकर कोई पाइपलाइन लगानी है या नाली लगानी है, तो पहली बात तो ये शक्ति किसको है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को है। यहाँ स्थावर संपत्ति का स्वामी और परिसर का स्वामी दो शब्द मैंने आपको बताए हैं, और पहले से बना हुआ भवन है उसके पास से नाली बिछाने की बात अलग है, और यदि खाली भवन है और उस पर बाद में निर्माण किया जाता है तो इससे संबंधित नियम और है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए सेक्शन 222 क्या कहता है। सेक्शन 222 देखो क्या कहता है, दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात नगरपालिका अधिकारी की कार्य निष्पादन करने की शक्ति। दायी का मतलब उत्तरदायी, मतलब जब उत्तरदायी व्यक्ति को नोटिस दे दिया जाता है उसके पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी की कार्य निष्पादित करने की शक्ति। तो देखो यदि पहले जो उत्तरदायी व्यक्ति है उसको इस संबंध में कोई नोटिस दे दिया है, उसके बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी खुद उस कार्य को निष्पादित करने की शक्ति रखता है। इस संबंध में क्या प्रावधान है, तो इस संबंध में देखिए आप, यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर जल निकास तथा मल वहन से संबंधित कार्य निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर जल निकास तथा मल वहन से संबंधित कार्य निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी है, तो देखो ये नगरपालिका क्षेत्र है, इसके भीतर कोई भी व्यक्ति क्या करने के लिए, जल निकासी के लिए उत्तरदायी है, या मल वहन, मल नाली से मल को वहन करने के लिए उत्तरदायी है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी एक निर्धारित अवधि में ऐसा कार्य करने के लिए उसे भी निर्दिष्ट करेगा। तो जो आदमी मल वहन के लिए या जल निकास के लिए उत्तरदायी है उस व्यक्ति को पहले मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्या करेगा, नोटिस देगा, जो हेडिंग में भी बताया गया। सबसे पहले मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति को क्या करेगा, ऐसा कार्य करने का नोटिस देगा, और उस नोटिस में वो अवधि बताएगा कि कितने समय में उसे ये कार्य करना है। ठीक है, तथा उसे पहले उस कार्य को अपने स्तर पर निष्पादित करने का अवसर देगा। तो पहले उसे उस कार्य को अपने स्तर पर निर्धारित करने का अवसर देगा, या उस कार्य को करने का पहले उस व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा। और यदि दी गई अवधि के पश्चात मान के 5-10 मिनट कह रहे तो ठीक है। देखिए यहाँ निष्पादित करने का अवसर देने के पश्चात यदि निश्चित अवधि तक या निर्धारित अवधि तक वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस कार्य को खुद किसी से निष्पादित करवा सकता है। तो पहले तो जिम्मेदार व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा, और उसके बाद वो किसी व्यक्ति से, कौन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी व्यक्ति से ऐसा कार्य करवा सकेगा। कौन सा कार्य, मल वहन और जल निकास से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट, इस प्रकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा निष्पादित करवाए गए कार्य का खर्चा उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिया जाएगा जो ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। अगर अकेला व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए उत्तरदायी है तो उस अकेले व्यक्ति से वसूली जाएगी उसकी लागत, और यदि एक से अधिक व्यक्ति मिलकर उस कार्य को करने के लिए उत्तरदायी हैं तो उन सबसे सामूहिक रूप से
वसूली जाएगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए किए गए खर्चों को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से अधिनियम के तहत बकाया की तरह वसूल किया जा सकेगा। तो जिस तरह से बकाया है, बकाया की तरह वसूल किया जा सकेगा। ठीक है। फिर धारा 223। तो देखो धारा 223 के कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना। तो देखो नगरपालिका क्षेत्र में जो भी ऐसे निर्माण कार्य किए जाएंगे तो अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस। अनुज्ञप्ति का मतलब क्या होता है? लाइसेंस होता है। तो ऐसे कार्यों को लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। गैर लाइसेंसधारी व्यक्ति जो है ऐसे कार्यों को नहीं करेंगे। देखो वर्क टू बी डन बाय लाइसेंस्ड प्लम्बर। तो इस संबंध में क्या है, जिन कार्यों को अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बरों द्वारा किया जाना है, तो नगरपालिका क्षेत्र में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको लाइसेंसधारी प्लम्बर द्वारा किया जाता है और उनकी तकनीकी अर्हताएं या अनुभव जो है उनको देखते हुए नगरपालिका ऐसे प्लम्बरों को क्या प्रदान करेगी? अनुज्ञप्ति या लाइसेंस प्रदान करेगी। फिर देखिए, जो कार्य अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना अपेक्षित है, मतलब जिन कार्यों को लाइसेंसधारी प्लम्बर करेंगे, ये अगर पहले से डिसाइड किया गया है तो वह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति को करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जिसके पास ऐसा लाइसेंस नहीं है। तो पहली बात तो किन तकनीकी योग्यता रखने वालों को नगरपालिका क्या करेगी? लाइसेंस जारी करेगी। और जो कार्य अनुज्ञप्ति या लाइसेंसधारी प्लम्बरों से करने हैं वो गैर लाइसेंसधारी प्लम्बरों से नहीं करवाए जाएंगे या उनको करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे सवाल की भाषा देखिए यहाँ क्या है, यदि कोई कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में मामूली प्रकृति का है तो वह किसी गैर अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर को भी, तो देखो ये, तो वह कार्य किसी गैर अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर से करवाने की अनुमति भी दी जा सकती है, लेकिन ऐसी अनुज्ञा लिखित रूप में मंजूर करनी होगी। तो देखो, अगर नगरपालिका क्षेत्र में कोई कार्य गैर लाइसेंसधारी प्लम्बर से करवाना है तो ये अनुमति देने की छूट किसको है? कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे सकता है। लेकिन कौन से कार्यों को ऐसी परमिशन दे सकता है? जो मामूली प्रकृति के हैं। और ऐसी अनुज्ञा या जो मंजूरी है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी किस रूप में देगा? लिखित रूप में देगा। ठीक है। इस धारा के तहत नगरपालिका उप विधियों के द्वारा निम्नलिखित कार्यों का उपबंध करेगी। तो देखो, ये नगरपालिका जो है इस संबंध में जो प्लम्बरधारियों द्वारा कार्य करवाए जाएंगे उस संबंध में नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत उप विधियां बनाने की शक्ति किसको है? नगरपालिका को है। क्या शक्ति है? पहला है अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बरों के नियोजन के निर्बंधन एवं शर्तें। जो लाइसेंसधारी प्लम्बर हैं उनको मतलब नियोजित करने का मतलब काम में लगाने से संबंधित निर्बंधन और प्रतिबंध मतलब शर्तें क्या होंगी, ये नगरपालिका उप विधि द्वारा तय करेगी। इसके अलावा नगरपालिका उप विधि बनाकर क्या तय करेगी? लाइसेंसधारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व तथा उनके कृत्यों के लिए मार्गदर्शन के संबंध में। तो जो लाइसेंसधारी प्लम्बर हैं उनके कार्य और उत्तरदायित्व क्या होंगे, इस संबंध में मार्गदर्शन देने वाली बात भी नगरपालिका उप विधि से डिसाइड करेगी। फिर देखो, अनेक प्रकार के कार्यों के लिए लाइसेंसधारियों को संदत्त किए जाने वाले प्रभार। तो लाइसेंसधारी प्लम्बर जो काम करेगा उसको कौन सी राशि, क्या राशि या क्या पेमेंट किया जाएगा, क्या भुगतान किया जाएगा, इस संबंध में भी उप विधि नगरपालिका बना सकेगी। फिर लाइसेंसधारियों के कार्यों के प्रति किसी स्वामी या ये आदि को काट देना। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंसधारी कार्यों के लिए जो जिन कार्यों को लाइसेंसधारी प्लम्बर कर सकते हैं उन कार्यों के प्रति किसी स्वामी या अधिभोगी द्वारा की जाने वाली शिकायतों की सुनवाई और निस्तारण। तो देखो, अगर कोई भी लाइसेंसधारी प्लम्बर कोई कार्य करता है और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है और इस संबंध में कोई अधिभोगी किसी प्रकार की शिकायत करता है तो उन शिकायतों की सुनवाई और निस्तारण कैसे करेगा, इस संबंध में भी नगरपालिका उप विधि बना सकेगी। फिर देखिए, किसी भी प्लम्बर द्वारा नगरपालिका अधिनियम के तहत निर्मित उप विधियों के उल्लंघन के मामलों में उनकी अनुज्ञप्ति, देखो नगरपालिका प्लम्बरों के संबंध में उप विधि बना सकती है और इन उप विधियों का उल्लंघन यदि कोई प्लम्बर करता है तो नगरपालिका क्या कर सकती है? ऐसी स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति या लाइसेंस का निलंबित कर सकती है या रद्द कर सकती है।
निलंबित का मतलब होता है कुछ समय के लिए टेम्परेरी रोक लगाती है उनमें, और रद्द करने का मतलब है कि उनको परमानेंट कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, चाहे वह इस अधिनियम के तहत अभियोजित हो या नहीं। तो इसके लिए मतलब भले ही उसके ऊपर मुकदमा लगा है या नहीं लगा है, नगर पालिका उसके लाइसेंस को निलंबित कर सकती है और उसके लाइसेंस को रद्द कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए धारा 124, कुछ कार्यों का प्रतिषेध। कुछ कार्यों का प्रतिषेध का मतलब है कोई भी व्यक्ति निम्न में से कोई कार्य नहीं कर सकेगा। मतलब ये नगर पालिका अधिनियम जो है वो कुछ कार्यों पर सामान्य प्रतिबंध लगाती है, और इन सामान्य प्रतिबंधों का उल्लेख किस धारा में है? धारा 224 में है। धारा 224 में जिन कार्यों पर प्रतिबंध वो प्रतिबंध कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है मुख्य नगरपालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार में। देखो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार में बनाई जाने वाली किसी रूपरेखा के संबंध में किसी भूमि पर गाड़े गए स्तंभ, खंबे या सॉफ्ट को खींचने या हटाने का काम जानबूझकर नहीं करेगा, और ना ही इस प्रयोजन से किन्हीं कार्यों को विरूपित या नष्ट करेगा। तो देखिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार में कोई भी ड्राफ्टिंग करने के लिए किसी भूमि के ऊपर कोई खंबा लगाया जाता है, कोई पिलर गाड़ा जाता है, कोई सॉफ्ट को खींचने या हटाने का जानबूझकर कार्य नहीं करेगा। तो कोई भी व्यक्ति खंभू आदि के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, उनके साथ कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। ये सभी व्यक्तियों पर सामान्य प्रतिबंध है। फिर देखिए नगर पालिका के किसी ताले, कोक, क्वाल, पाइप, ये वाल है, क्वाल नहीं है। नगर पालिका के किसी ताले, कोक, वाल और पाइप, मीटर आदि उपकरण यदि नगर पालिका ने विभिन्न क्षेत्रों में लगा रखे हैं तो उनको उपेक्षा पूर्वक तरीके से कोई व्यक्ति नहीं तोड़ेगा। तो जैसे पानी का वाल है, गैस का वाल है, या कोई पाइपलाइन नगर पालिका ने बिछा रखी है, तो उनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। ये सामान्य प्रतिबंध भी 224 में है। और ना ही इनको किसी प्रकार की हानि पहुंचाएगा या ऐसे मामलों में ताले, कोक, वाल, पाइप इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा। फिर देखो नगर पालिका से संबंधित मलवाह संक्रम, मतलब मलवहन जो प्रणाली है या कार्य है कि प्रवाह को बाधित, जैसे नाली में से पानी जा रहा है तो उस पानी को रोकने की चेष्टा कोई नहीं करेगा। देखो मलवाह संक्रम के प्रवाह को बाधित नहीं करेगा, या उस मलवहन प्रणाली को मोड़ेगा नहीं, या नगर पालिका द्वारा रखी गई किसी विद्युत लाइन को तोड़ेगा नहीं, तो बिजली की लाइन है उसको भी नहीं तोड़ेगा। ये भी प्रतिषेध है सामान्य सभी व्यक्तियों पर 224 में। फिर देखो नगर पालिका से संबंधित किसी जल संक्रम, नगर पालिका से संबंधित किसी जल संक्रम या किसी जलमार्ग की आपूर्ति या प्रवाह को विधि विरुद्ध बाधित नहीं करेगा। तो देखो जल संक्रम मतलब जल प्रणाली से संबंधित कार्य को या जलमार्ग की आपूर्ति या प्रवाह को विधि विरुद्ध बाधित नहीं करेगा। कानून जैसा उनके प्रवाह की इजाज़त देता है उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा, और ना ही उसे मोड़ेगा और ना ही उससे जल लेगा। नोट देखिए इसमें क्या कहता है, कोई भी उपभोक्ता मतलब जो यूजर है, चाहे बिजली पानी किसी भी चीज़ का, कोई भी उपभोक्ता अपने परिसर को जलापूर्ति करने वाली सर्विस पाइपलाइन पर लगी किसी स्टॉप कॉक को बंद कर सकेगा। जैसे ये पाइपलाइन है, यहाँ नल लगा हुआ है, स्टॉप कॉक का मतलब नल होता है, स्टॉप कॉक को बंद कर सकेगा। तो जैसे पानी निकल रहा है तो उसे बंद कर सकता है, लेकिन उसे इस संबंध में जैसे मतलब आगे भी तो जा रहा है यहाँ से पानी पड़ोसी को, तो देखो बंद तो कर सकता है, लेकिन उसे इस संबंध में उस उपभोक्ता से सहमति लेनी होगी जिसकी जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। जैसे मान लो कि इस वाल को बंद करना है यहाँ वाले परिसर के स्वामी को, और पानी की निकासी आगे भी हो रही है, तो पहले आगे वाले उपभोक्ताओं से उसे परमिशन लेनी होगी, परमिशन लेकर ही ऐसा वो कर सकता है। फिर अगला देखिए, नगर पालिका की किसी नाली या नाली में प्लास्टिक की थैलियाँ और पात्रों या डेयरियों, सुअर पालनों और फार्मों के अपशिष्ट सहित कोई पदार्थ नहीं फेंकेंगे। सीधी सी बात है कि नगर पालिका की नालियों में कोई भी व्यक्ति कोई कचरा, थैली आदि नहीं फेंकेगा। फिर छठा देखिए इसमें क्या है, इस अध्याय के अधीन अपने कर्तव्य का पालन करने वाले नगर पालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को बाधित नहीं करेगा। तो इस संबंध में नगर पालिका कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कोई कार्य कर रहा है तो उसको कार्य करने से भी नहीं रोकेगा, और उसे इस संबंध में किसी स्थान पर प्रवेश, निरीक्षण या परीक्षा हेतु यदि आवश्यक हो तो साधन उपलब्ध करवाएगा। तो यदि नगर पालिका का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस वहन प्रणाली, मल वहन या जल निकास प्रणाली के संबंध में किसी व्यक्ति के परिसर में घुसकर उस नाली या जल निकासी का परीक्षण करना चाहता है तो उसे अंदर घुसकर ऐसे परीक्षण या निरीक्षण की या प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। फिर सातवां देखिए, किसी जल संक्रम पर स्नान नहीं करेगा।
किसी जल संक्रमण पर तो स्नान नहीं करेगा, पशुओं को नहीं धोएगा, कूड़ा करकट जैसे किसी सार्वजनिक टंकी वगैरह पर नहाएगा नहीं, पशुओं को नहीं धोएगा, कूड़ा करकट या गंदगी नहीं फेंकेगा, किसी मशीनरी की सफाई नहीं करेगा, वैसे कार की वॉशिंग वगैरह नहीं करेगा जिससे उस जल संक्रमण को दूषित होने की संभावना हो। तो कोई भी अगर जलाशय है जो जलापूर्ति के लिए है, उस पर इनमें से कोई एक्टिविटी कोई व्यक्ति नहीं करेगा। ये भी 224 में प्रतिबंध है। फिर देखिए 225 में क्या है, मलवाही संक्रमणों के परिवर्तन और रख रखाव का सौंपा जाना और मल वहन प्रभारों का बिल बनाना और उनका संग्रहण करना। तो देखो मलवाही संक्रमणों के परिवर्तन मतलब मलवाही संक्रमणों को शुरू करना मतलब चालू करना, जैसे पानी की सप्लाई संबंधी जो टैंक वगैरह टंकियां वगैरह हैं, रख रखाव और उनका सौंपा जाना, उनका रख रखाव कैसे किया जाएगा और किसी को सौंपा कैसे जाएगा, और मल वहन प्रभारों का बिल बनाना। तो इनका जो मलवाई का मतलब ये हो गया मल नालियाँ हो गई है, तो मल संबंधी जो टैंक हैं उनको बनाना और उनको शुरू करना, उन मल टैंकों का रख रखाव करना और उनका सौंपा जाना, और उनसे संबंधित अगर कोई यूजर चार्ज या उपयोग के लिए किसी से कुछ बिल भुगतान करवाना है तो उसे संबंधित बिल बनाना और जो बिल हैं उनका कलेक्शन करना। ये सब किस में है, धारा 225 में। क्या है देखिए इसमें, नगरपालिक क्षेत्र में मल वहन संक्रमणों के कार्यान्वयन और रख रखाव का कार्य किसी को सौंप सकेगी। तो जो पहली बात तो ये कि मल वहन संक्रमणों का जो कार्य है, मल वहन संक्रमण के संचालन और रख रखाव का कार्य किसी भी व्यक्ति को या किसी एजेंसी को कौन सौंप सकती है, नगरपालिका सौंप सकती है। और इस संबंध में उपकर अगर किसी प्रकार का टैक्स है, उपकर के बिल बनाने और संग्रहण करने का कार्य भी किसी नगरपालिका अभिकरण हो, तो ये मल वहन से संबंधित जो भी बिल बनाने हैं वो भी नगरपालिका किसी एजेंसी को या किसी प्राइवेट अभिकरण को सौंप सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इस अधिनियम की धारा 226 से 235 तक अपशिष्टों के प्रबंधन संबंधी प्रावधान है। 226 से लेकर 235 तक आगे वाली वीडियो में अपन जो देखेंगे वो किसकी बात करेंगे, अपशिष्टों का प्रबंधन जो है 226 से 235 तक है, जिनमें 226 से लेकर 233 तक ठोस अपशिष्ट का प्रबंध है। 226 से 233 तक ठोस अपशिष्ट का प्रबंध है और अपशिष्ट के प्रबंधन का प्रावधान है, और तथा इसके बाद जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन है और परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन है। तो देखो धारा 226 से लेकर 235 तक जिन अपशिष्टों का प्रबंधन है, इन अपशिष्टों के प्रबंधन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले अपशिष्टों के प्रबंधन में क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सबसे बड़ी समस्या नगरपालिका की यही होती है, जिसका उल्लेख 226 से 233 तक है। उसके बाद जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन, तो ये देखिए आगे वाले वीडियो में अपन देखेंगे 226 से 233 तक, 226 से 233 तक ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन है। इसके बाद में 234 में जो है जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन है, और 235 में परिसंकटमय अपशिष्टों का 235 में परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन है। ये सेक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। 235 परिसंकटमय अपशिष्ट, 234 जीव चिकित्सा अपशिष्ट और 226 से लेकर 233 तक ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन है, जिनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।